हेलो गाइस। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे अपने सेकंड टॉपिक, दैट्स द एडवांस्ड कार्डियक लाइफ सपोर्ट। तो इसमें हम लोग को सबसे पहले तो एक अनरिस्पॉन्सिव एडल्ट आया अपने पास, मान लीजिए, और उसकी जो ब्रीदिंग है वो एगोनल ब्रीदिंग है और या नो पल्स है और नो रेस्पिरेशन है। तो सबसे पहले अपने को सीपीआर स्टार्ट करना है। सीपीआर स्टार्ट करने के बाद हमें एडमिनिस्टर करना है O2 वाया बैग वेल मास्क, और वहाँ से फिर अटैच कर देंगे अपने लोग डिफिब्रिलेटर। वहाँ से अब क्या करेंगे कि एनालाइज करेंगे रिदम को एज सुन एज पॉसिबल। ठीक है, अब रिदम दो तरीके से हो सकते हैं, या तो शॉकेबल रिदम होगा या तो नॉन शॉकेबल रिदम होगा। अगर शॉकेबल रिदम है, दैट इज वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन और पल्सलेस वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया, तो एडमिनिस्टर करना है अपने को शॉक। शॉक का इनिशियल डोज जो है वो 120 से 200 जूल यानी 120 टू 200 जूल्स होगा, और इंक्रीज करना है एज पर द नीड। आफ्टर सेकंड शॉक एपिनेफ्रिन देना है एवरी 3 to 5 मिनट्स, और आफ्टर थर्ड शॉक एम्योड्रॉन या फिर लिडोकेन देना है। ठीक है, अब आते हैं अपने सेकंड कंडीशन पे, जो कि है नॉन शॉकेबल रिदम। अगर नॉन शॉकेबल रिदम है तो या तो वो एसिस्टोल का कंडीशन है या तो पल्सलेस इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी का कंडीशन है। अब उसमें क्या करना है कि एपिनेफ्रिन देना है एज सुन एज पॉसिबल और रिपीट करना है एवरी 3 to 5 मिनट्स। उसके बाद अब यहाँ से जो आफ्टर सेकंड शॉक हम लोग एपिनेफ्रिन दे रहे थे एवरी 3 to 5 मिनट्स, एंड आफ्टर थर्ड शॉक एमिड्रोनॉल लिडोकिन, तो फिर वहाँ से रिज्यूम करना है अपने को सीपीआर फॉर 2 मिनट्स एंड देन एनालाइज द रिदम एंड चेक फॉर साइंस ऑफ आरओएससी, और कंसिडर करना है एडवांस्ड एयरवे को ऑब्टेन करना, आईवी और आईओ एक्सेस करना है, ट्रीट करना है रिवर्सिबल कॉज एंड कंकरेंटली। और अगर कोई फिर भी नो आरओएससी और शॉकेबल रिदम इज सीन, तो फिर से अपने को शॉकेबल रिदम के सारे प्रोसीजर को फॉलो करना है और फिर से चेक करना है। और अगर इस साइड से भी एपिनेफ्रिन देने के बाद भी ऐसे कोई भी नॉन शॉकेबल रिदम दिख रहे हैं, मिल रहे हैं, और नो आरओएससी इज अचीव्ड, दैट वी आर शोइंग इट दैट देयर शैल बी द साइंस ऑफ आरओएससी, तो फिर से हमें वही प्रोसीजर को फिर से फॉलो करते रहना है अंटिल द आरओएससी इज अचीव्ड। अब साइंस ऑफ आरओएससी है क्या? क्लियर साइंस ऑफ लाइफ मिलना चाहिए, दैट इज ब्रीदिंग, कफिंग और मूवमेंट ऑफ द बॉडी पार्ट्स, और रिटर्न ऑफ द पल्स और बीपी, एब्रप्ट एंड सस्टेन्ड इंक्रीज इन द एक्सपायरेटरी CO2 ऑन कैप्नोग्राफी। तो ये सारे अगर साइंस अपने को मिल रहे हैं तभी हम प्रोसीड करेंगे, अदरवाइज वी विल नॉट प्रोसीड। अब वहाँ से अपने को कंप्लीट सेट ऑफ वाइटल्स और को ऑब्टेन करना है, और जो बाकी चीज़ें हैं उनके लिए हम लोग लेबोरेटरी स्टडीज़ के लिए भेज देंगे, और इनिशिएट कंटिन्यूअस कार्डियोरेस्पिरेटरी मॉनिटरिंग परफॉर्म करना है अपने को 12 लीड की ईसीजी। तो ईसीजी अगर हम लोग कर रहे हैं तो कंसिडर फॉर कार्डियक इमरजेंसी इंटरवेंशन इन द प्रेजेंस ऑफ इफ देयर STEMI अनस्टेबल कार्डियोजेनिक शॉक, मैकेनिकल सर्कुलेटरी सपोर्ट इज रिक्वायर्ड। एडमिट करना है पेशेंट को फॉर पोस्ट रिसक्सिटेशन केयर एंड स्टेबलाइज द पेशेंट एंड इवेल्युएट एंड मैनेज द रिवर्सिबल कॉजेज ऑफ कार्डियक अरेस्ट। ठीक है, अब वहाँ से ऑप्टिमाइज करना है एयरवे एंड ब्रीदिंग को, सिक्योर करना है एयरवे को, एंड टाइट्रेट FiO2 एंड रेस्पिरेटरी रेट, एमिंग फॉर SpO2 जो है वो 98 तक 92 to 98 होना चाहिए, PaCO2 जो 35 to 45 mmHg तक मेंटेन होना चाहिए। फिर पहले एयरवे ब्रीदिंग को हम लोग कर लिए, फिर सर्कुलेशन को विल ऑप्टिमाइज द सर्कुलेशन, फॉर दैट विल ट्रीट फॉर हाइपरटेंशन विद IV फ्लूइड्स, वैसोप्रेसर्स एंड और आइनोट्रॉप्स, या फिर मतलब वैसोप्रेसर्स के साथ आइनोट्रॉप्स भी दे सकते हैं, या फिर सिर्फ आइनोट्रॉप्स से भी हम लोग ट्रीट कर सकते हैं। सिस्टोलिक बीपी जिसमें हम लोग एम कर रहे होंगे मोर देन 90 mmHg, MAP मीन आर्टेरियल प्रेशर हम लोग मोर देन 65 mmHg सोच रहे होंगे कि आज एम कर रहे होंगे, और यूरिन आउटपुट मोर देन 0.5 ml पर kg पर आवर। फिर वहाँ से अपने को ऑप्टिमाइज करना है डिसेबिलिटी को, जहाँ पे हम लोग मेंटेन करेंगे यूग्लाइसीमिया एंड कंसिडर टारगेटेड टेम्परेचर एंड मैनेजमेंट इन कोमाटोज पेशेंट्स, एमिंग फॉर द कोर टेम्परेचर टू बी 32 to 36 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अब यहाँ पे अपने को कुछ चीज़ों को ध्यान रखना होगा कि ड्रग की डोजिंग क्या होगी, जो मैंने बताया था यहाँ पे कि एपिनेफ्रिन हम लोग देंगे सेकंड शॉक के बाद, और यहाँ पर तो अपने नॉन शॉकेबल रिदम अगर है तो तुरंत ही एपिनेफ्रिन ही देना है। तो उस एपिनेफ्रिन की डोजिंग क्या होनी चाहिए? तो एपिनेफ्रिन शैल बी गिवन 1 मिलीग्राम IV और IO एवरी 3 to 5 मिनट्स, एंड एम्योड्रॉन दैट वी डिस्कस्ड हियर दैट आफ्टर थर्ड शॉक ऑफ शॉकेबल रिदम विल गिव एम्योड्रॉन और लिडोकिन। तो एम्योड्रॉन की जो डोजिंग होगी वो होगी 300 मिलीग्राम IV और IO वंस, एंड देन 150 मिलीग्राम IV IO वंस आफ्टर 3 to 5 मिनट्स। और लिडोकिन जो है उसकी डोजिंग जो होगी वो होगी 1 to 1.5 मिलीग्राम पर kg IV IO once, and then 0.5 to 0.75 मिलीग्राम पर kg IV IO once after 3 to 5 मिनट्स। अब ट्रीट रिवर्सिबल कॉजेज, अगर कोई भी ऐसा रिवर्सिबल कॉज अपने को दिख रहा है तो सबसे पहले हमें वो ट्रीट करना है, जो हमने यहाँ बात किया था कि ट्रीट द रिवर्सिबल कॉजेज। तो वो रिवर्सिबल कॉजेज हैं क्या? तो उसका अपने को निमोनिक याद रखना है, 5H एंड 5Ts। 5H's आर हाइपोक्सिया, हाइपोवोलेमिया, हाइपो और हाइपरकैलेमिया, हाइपोथर्मिया एंड हाइड्रोजन आयन, दैट इज द एसिडोसिस। एंड द 5Ts आर थ्रोम्बोसिस, that can be coronary or pulmonary, then tension pneumothorax, then toxins and tamponade, that is the cardiac tamponade. So we have discussed everything in our flashcard regarding advanced कार्डियक लाइफ सपोर्ट, जिसमें कि अनरिस्पॉन्सिव पेशेंट अपने पास आया, वहाँ से अपने सीपीआर शुरू किया। सीपीआर शुरू करने के बाद हमने एनालाइज किया रिदम को एनालाइज करने में हमें दो चीज़ पता चला, या तो नॉन शॉकेबल होगा या तो शॉकेबल होगा। अगर नॉन शॉकेबल रिदम है तो वो या तो एसिस्टोल का कंडीशन है या तो पल्सेस इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी हो रही है। अगर इन दोनों की कोई भी कंडीशन अपने को रिदम में दिख रही है तो अपने को एपिनेफ्रिन लगाना है पेशेंट को और रिपीट करना है एवरी 3 to 5 मिनट्स। और अगर शॉकेबल रिदम आ रहा है तो शॉकेबल रिदम दैट इज वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन और पल्सेस वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया, वहाँ पे एडमिनिस्टर करना है अपने आप को इनिशियल डोज ऑफ 120 to 200 जूल, और उसे इंक्रीज करना है एज पर द नीड। आफ्टर सेकंड शॉक
आफ्टर सेकंड शॉक एपिनेफ्रिन देना है 3 to 5 मिनट पे, और आफ्टर थर्ड शॉक एमिड्रोन और लिडोकेन को लगाना है। ये रही अपनी डोजिंग एपिनेफ्रिन एमिड्रोन और लिडोकेन की। उसके बाद चेक करना है हमें साइंस ऑफ ROSC जो हमने बताया हुआ यहाँ पे कि क्लियर साइंस ऑफ लाइफ आनी चाहिए, रिटर्न ऑफ पल्स इन बीपी होना चाहिए, एब्रुप्ट सस्टेन्ड इंक्रीज इन द एक्सपायरेटरी CO2 एंड कैप्नोग्राफी होना चाहिए। अगर हमें ROSC की साइंस नहीं मिल रही है, आईओ एक्सेस नहीं हो पा रहा है, ट्रीट नहीं कर पा रहे अपन लोग रिवर्सिबल कॉजेज को साथ ही साथ, तो फिर से हमें शॉकेबल रिदम पे जाना है, शॉकेबल रिदम पे फिर एडमिनिस्टर करना है शॉक को, और इसी प्रोसेस को हमें कंटिन्यूसली फॉलो करते रहना है। अगर ये शॉकेबल रिदम है तो, और अगर नॉन शॉकेबल रिदम है तो भी हमें सेम चीज़ को फॉलो करना है अनटिल अनलेस देयर इज ROSC प्रेजेंट। इफ ROSC इज अचीव्ड देन वी विल गो फॉर सेट ऑफ वाइटल्स मॉनिटरिंग एंड सेंड फॉर लेबोरेटरी स्टडी। वहाँ से फिर अपने को ECG परफॉर्म करना है। अगर ECG में ST-EMI अनस्टेबल कार्डियक शॉक या मैकेनिकल सर्कुलेटरी सपोर्ट दिखाई दे रहा है तो अपने को वो करना है, इमरजेंसी कार्डियक इंटरवेंशन। उसके बाद वहाँ से एडमिट करना है ICU फॉर पोस्ट रिसक्सिटेशन केयर। वहाँ से स्टेबलाइज करना है पेशेंट को, इवेल्युएट और मैनेज करना है रिवर्सिबल कॉजेज ऑफ द कार्डियक अरेस्ट। अब क्या करना है, सबसे पहले एयरवे एंड ब्रीदिंग को ऑप्टिमाइज करना है, फिर ऑप्टिमाइज करना है सर्कुलेशन को, फिर ऑप्टिमाइज करना है डिसेबिलिटी को। एयरवे एंड ब्रीदिंग में SpO2 और PSCO2 को मैनेज करना है, सर्कुलेशन में सिस्टोलिक बीपी, मीन आर्टेरियल प्रेशर और यूरिन आउटपुट को मैनेज करना है, और ऑप्टिमाइज करना है डिसेबिलिटी को, दैट इज द कोर टेम्परेचर of 32 to 36 degrees Celsius. That is from my side in this flashcard regarding advanced cardiac life support. Thank you guys, and I hope you all have learned a lot from this video. See you in the next one.